नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन ब्रेन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो विलोपन विधि के हमने बहुत से सवाल कर लिए थे, उनमें से कुछ ये चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन रह गया था प्रश्नावली 3.3 का। ये सवाल भी किया था, लेकिन इस सवाल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आवाज़ नहीं आई, तो इसको फिर से करवा देते हैं। तो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं और इन 3 क्वेश्चनों के बाद हमारा चैप्टर 3 रेखिक समीकरण वाला पूरा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम चैप्टर चौथा स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्ग समीकरण। तो आइए हम इन सवालों को देखते हैं। हमारा पहला सवाल आपको दिया है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो यहाँ पर भिन्न के बारे में चर्चा है। भिन्न जो बटे के रूप में संख्याएं लिखी रहती हैं उनके बारे में चर्चा है। उसके बाद दिया यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। 2 कंडीशन दी हैं, तो दोनों कंडीशन से 2 समीकरण बनेंगे। उन दोनों समीकरणों को आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, तो भिन्न दिया है, तो भिन्न का अंश और हर के बारे में चर्चा है, तो हम भिन्न के अंश और हर मान लेते हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर क्या है, y है। ये हमने मान लिया। भिन्न का अंश x है और हर y है, ये सबसे पहले आपने मान लिया। ठीक है, अगर मान लिया तो आपको पता है कि भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न बराबर तो अंश बटे हर होता है। तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, x/y। तो ये आपकी भिन्न है, इसी भिन्न को आपको ज्ञात करना। भिन्न बराबर आपकी x/y हो चुका है। ठीक है, तो भिन्न बराबर x/y है। तो x और y के मान निकालेंगे हम समीकरण बनाकर। तो x और y के मान भिन्न में रख देंगे तो आपकी भिन्न ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि इस प्रश्न में आपको भिन्न बताना। तो x और y के रूप में समीकरण बनेंगे कैसे, तो वो आपको प्रश्न में 2 कंडीशन दी हैं, उनसे 2 समीकरण बनेंगे। तो आप प्रश्न अनुसार आप यहाँ लिख दीजिए और प्रश्न की कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। तो प्रश्न में पहली कंडीशन दी है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें। तो अंश में 1 जोड़ना है आपको, तो पहले तो अंश बटे हर के रूप में हम भिन्न को लिख देते हैं। तो ये x है और ये y है। तो अंश में 1 जोड़ दें तो ये अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दें तो ये घटा दिया। तो क्या हो जाती है, भिन्न 1 हो जाती। ये आपका समीकरण 1 बन गया। बना नहीं है, मतलब अब इसको और हल करेंगे तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका बचेगा x+1 बराबर y-1। ठीक है, x और y को एक तरफ ले आइए, तो ये आपका x पहले ही से मौजूद है, y इस तरफ जाएगा और बराबर -2 और आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब समीकरण 1 के बाद दूसरे समीकरण के बारे में हम दूसरी कंडीशन पर पढ़ेंगे। दूसरी कंडीशन लिखने के लिए आप यहाँ लिख दीजिए पुनः आपका प्रश्न अनुसार। तो पुनः प्रश्न अनुसार आप कैसे करेंगे, तो पुनः प्रश्न अनुसार में आप ध्यान दें कि पुनः प्रश्न अनुसार में आपको दिया कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती। तो आपकी भिन्न क्या है, भिन्न तो आपको पता है कि x/y है और हर में 1 जोड़ना है, तो हर में 1 जोड़ दिया तो आपका 1/2 हो जाएगी। तो इससे आप दूसरा समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो फिर 3 गुणा कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा आपका 2x और इधर हो जाएगा बराबर 2x बराबर आपका हो जाएगा y+1। तो वही करना आपको, x और y एक तरफ करना। तो ये 2x इधर है, इधर आप y ले आइए, तो 2y बराबर आपका हो जाएगा 1 और ये आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 1/2 से समीकरण 1 और 2 तो आपके बन चुके हैं। अब समीकरण 1/2 को विलोपन विधि से हल करना, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1/2 को एक साथ लेके देते हैं। समीकरण 1 क्या दिया, x-y बराबर आपका -2 और समीकरण दूसरा दिया है आपको 2x - y बराबर +1। ठीक, तो आपको विलोपन विधि से हल करने के लिए करना क्या रहता है कि इनके गुणांकों को बराबर करना रहता है। या तो x चर के गुणांक बराबर कर लो या y चर के गुणांक बराबर कर लो। तो यहाँ पर ध्यान दें कि y के गुणांक यहाँ पर अभी -1 है और यहाँ पर भी -1 है, मतलब गुणांक तो पहले से ही बराबर हैं, x के हों या y के हों। तो यहाँ पर y के बराबर हैं, तो इसमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप दोनों के चिन्ह भी बराबर हैं तो इनको डायरेक्ट लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर ये y में से ही कट जाएगा। तो घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये माइनस का 2x है और ये प्लस का x है, तो ये घटेगा तो माइनस का ही बचेगा, क्योंकि माइनस का 2x बड़ा है और यहाँ पर दोनों माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये
एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक्स बराबर क्या हो गया 3 हो गया। तो एक्स तो हमने भिन्न का अंश माना था, तो अंश आपका एक्स बराबर क्या आ चुका है 3 आ चुका है। ठीक है, अब हर ज्ञात करने के लिए एक्स बराबर 3 आप ओए आवाज़ मत कर जा गेंद की, एक्स बराबर 3 हो गया। अब हर का मान, ये एक्स हमने अंश माना था तो ये अंश का मान आ गया 3। अब हर का मान ज्ञात करने के लिए इसको समीकरण 1 में आप रख दीजिए। तो ये आपका समीकरण 1 में हम मान रखेंगे। तो समीकरण 1 से आप देखें तो समीकरण 1 से x का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस को 2, तो x की जगह आप रख दीजिए -3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो y उस तरफ 2 इस तरफ, तो 3 और 2 और y इस तरफ, तो आपका y बराबर क्या आ गया 5 आ चुका। तो ये x और y के मान आ चुके हैं। अब आपको बताना है कि भिन्न क्या है, तो भिन्न हमको पता है कि x बटे y है और x और y का मान रख देंगे। तो आप लिख देंगे अभिष्ट, जो भिन्न आपको ज्ञात करना अभिष्ट भिन्न। तो अभिष्ट भिन्न ज्ञात करने के लिए आपको पता है भिन्न हमने मानी x बटे y और x का मान कितना है 3 है और y का मान कितना 5 है। तो ये आपका आंसर। तो इस प्रकार आप भिन्न को निकाल सकते हैं। अगर आप इस भिन्न को प्रश्न के आधार पर चेक करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं चेक। प्रश्न में क्या दिया था कि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में अंश भिन्न क्या है 3/5, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। तो भिन्न क्या हो जाती है 3 और 1 4 और 5 में से 1 गया 4, मतलब 4/4। तो भिन्न क्या हो जाती 1 हो जाती। ठीक है, इसी प्रकार वो भी चेक कर सकते हैं कि हाँ भिन्न क्या है आपका। दूसरा समीकरण हमने कैसे बनाया, तो 3/5 हर में 1 जोड़ दें, तो भिन्न क्या हो जाती है 1/2 हो जाती। तो आप देखते हैं होती है कि नहीं। तो ये तो बटे में 3 है और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चेक आपको करना नहीं है, लेकिन कन्फर्म करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, तो सवाल आपको दिख रहा है, ये हमने कर लिया। इसके बाद दूसरे सवाल को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन में क्या दिया है आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि समीकरण बनाने वाले इन सवालों में आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा और उसी के आधार पर समीकरण बनाना होगा। और ध्यान से समझने के लिए क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन क्या दिया कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, मतलब कुल 2000 रुपये उसको निकालना है, इसलिए वो बैंक गई। उसने ख्वाजा जी से, ख्वाजा जी मतलब जो वहाँ पर पैसे देने वाला कैशियर रहता है उसको ख्वाजा जी बोलते हैं। तो ख्वाजा जी से 50 और 100 रुपये नोट, 50 और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मतलब उसको 2000 रुपये चाहिए। प्रश्न हमें क्या क्या जानकारी मिली कि 2000 रुपये चाहिए और केवल 50 और 100 के नोट चाहिए और कहीं के नोट नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब क्या दिया कि मीना ने कुल 25 नोट लिए, मतलब 50 और 100 के जो नोट थे उन्होंने कुल, उसने कितने 25 नोट लिए और कुल 2000 रुपये। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उसने 50 रुपये के कितने नोट लिए और 100 रुपये के कितने नोट लिए। प्रश्न में आपको ये दिया, प्रश्न आप समझ गए होंगे, एक बार और सुना प्रश्न में ये दिया है कि मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए और उसको केवल 2000 50 और 100 के नोट के रूप में चाहिए थी। तो उसने 50 और 100 के 25 नोट लिए। तो आपको ये बताना है कि उसने 50 के कितने नोट लिए और 100 के कितने नोट लिए। प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो 50 और 100 के नोट बताना है, तो आप सबसे पहले ये मान लीजिए कि उसने 50 के एक्स नोट लिए और 100 के वाई नोट लिए। हम ऐसा मान लेते हैं, इसके बाद हम सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये आपका प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आप मान लें कि माना मीना ने रुपये 50, मतलब 50 के रुपये 50 के एक्स नोट व रुपये 100 के वाई नोट लिए। ठीक, तो ये हमने सबसे पहले मान लिया। मानने के बाद ये हमने मान लिया। ठीक है, माना कि मीना ने 50 रुपये के एक्स नोट लिए और 100 रुपये के वाई नोट लिया। इसको मानने के बाद हमको समीकरण बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब समीकरण में आपको ये दिया है कि उसने कुल 25 नोट लिए। कितने नोट लिए 25 नोट लिए, मतलब जो 50 के एक्स नोट लिए और 100 के वाई नोट लिए। तो 50 के एक्स लिए और 100 के वाई नोट लिए। तो वो ये प्रश्न ये बोल रहा है कि उसने कुल 25 नोट लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई को जोड़ने पर 25 आएगा, क्योंकि 50 के नोटों की संख्या एक्स है और 100 के नोटों की संख्या वाई है। तो इस प्रकार हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि प्रश्नानुसार कि 50 और 100 के नोटों की कुल संख्या कितनी है 25। ये प्रश्न में ही दिया है आपको।
तो आप x प्लस वाई बराबर 25, तो ये आपका समीकरण 1 बन के तैयार है। समीकरण 1 इस प्रकार बन जाएगा। अब समीकरण 2 हम बनाने के लिए आपको प्रश्न में सबसे पहले ये दिया था कि उसने 2000 रुपये निकालना है। उसने कितने रुपये निकालना है बैंक से? उसको 2000 रुपये निकालना है, और उसने 50 और 100 के नोट लिए, और हमको पता है कि उसने 50 के एक्स नोट लिए और 100 के वाई नोट लिए, ऐसा हमने माना है। तो आप ये जानते हैं अगर 50 का एक नोट लिया तो उसने कितने रुपये निकाले होंगे? तो 50 गुणित 1 मतलब 50 रुपये निकाले होंगे। अब उसने अगर 50 के 2 नोट लिए होंगे तो कितने रुपए निकाले होंगे? तो 50 गुणित 2 मतलब 100 रुपये निकाले होंगे। अगर उसने 50 के 4 नोट लिए होंगे तो उसने कितने रुपए निकाले होंगे? तो 50 गुणित 4 मतलब 200 रुपये निकाले। मतलब ये कि 50 के जितने नोट निकालेगा उसका 50 में गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने 50 के नोटों से कुल कितने रुपये निकाले। इसी प्रकार 100 में भी यही लागू होता। तो इससे हम दूसरा समीकरण बना लेंगे। आप यहाँ पर ध्यान दें कि आपको पता है कि उसने कुल 2000 रुपये तो निकाले हैं। कितने निकाले हैं? 2000 रुपये निकाले और 50 और 100 के ही नोट निकाले। तो हम जानते हैं कि 50 के नोट उसने एक्स निकाले हैं, तो 50 के नोट से जो रुपया बनना है वो 50 एक्स बनेंगे, और 100 के नोट से उसने वाई निकाले हैं तो 100 के नोट से जो रुपया बनेंगे वो 100 वाई बनेंगे। ठीक है, तो कुल रुपये कितने निकाले? तो यहाँ पर ध्यान दें कि उसने कुल 2000 रुपये निकाले। ठीक, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन के तैयार है। अब दूसरे समीकरण को आप ध्यान से देखें कि 50 एक्स है और 100 वाई है और 2000 है। तो यहाँ पर इन 3 पद दिए हैं समीकरण के, और इन तीनों पदों में 50 से भाग जा रहा है, तो आप 50 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा आपको कि दोनों पक्षों में क्या लिखना है? दोनों पक्षों में 50 से भाग देने पर, है ना, भाग दे लें या कॉमन ले लें, बात एक ही होता है ना। तो यहाँ 50 से भाग देंगे तो यहाँ तो एक्स अकेला बचेगा, यहाँ 50 से भाग देंगे तो 50 दूनी 100, 2 बार हो जाएगा, और बराबर के इस तरफ 50 से भाग देंगे तो आप 2000 में 50 से भाग देंगे, तो आप 2000 में 50 से भाग मत दीजिए, आप 200 में 50 से भाग दे दीजिए, तो 4 बार जाएगा, और 2000 में 40 बार जाएगा अगर 200 में जा रहा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40, और ये आपका समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 व 2 को आप विलोपन विधि से हल करिए, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए अब समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 को आपको विलोपन विधि से हल करना। तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 आपको पता है कि x प्लस वाई बराबर आपका कितना है? 25 है, तो ये तो आपका समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है आपका ये वाला x प्लस 2y बराबर 40, तो ये आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 को आप ध्यान से देखें कि समीकरण 1 व 2 के जो x है वो तो बराबर है, मतलब x में इसका गुणांक भी बराबर है, इसका गुणांक भी बराबर है, तो आपको सिर्फ घटाने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि x के दोनों चिन्ह समान है। तो यहाँ पर आप लिख दें, रुकिए, घटाने पर क्या लिखना है आपको? घटाने पर। ये यहाँ पर आप घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का। ठीक, तो ये प्लस का x और माइनस का x कट गया, यहाँ पर माइनस का y है, 2y है, और प्लस का y है, तो यहाँ पर माइनस की संख्या बचेगी, तो ये माइनस का y हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दें कि माइनस का 40 बड़ा है 25 से, तो यहाँ पर घटाना होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो आपका 15 बचेगा, तो ये माइनस का 15, ये माइनस से ये माइनस कट गया, आपका y बराबर आ गया 15, जो कि 100 के नोट थे। हमने 100 के नोट क्या माना था? y माना था 100 के नोटों की संख्या, मतलब 100 के नोट आपके कितने आ गए? 15 आ चुके, और हमको पता है कुल नोट कितनी है? 25, तो 100 के नोट 15 है, तो बाकी जो बचे वो क्या है? 50 के नोट है, तो 10 50 के नोट होंगे, तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर समीकरण 1 में आपको मान रखना पड़ेगा। ये आपका समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई की जगह आपको 15 रखना है और बराबर 25, तो x बराबर आपका आएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर क्या आएगा? 10। तो ये आपके आ गया आंसर पूरा। अब यहाँ पर आपको अतः करके लिखना और कुछ नहीं करना, अतः करके लिख दीजिए, अतः रुपये 50 के नोट कितने हैं? 50 के नोट हमने क्या माने थे? 50 के नोट हमने माने थे x, है ना, तो रुपये 50 के नोट 10 व रुपये 100 के नोट, 100 के नोट हमने माने थे 15, है ना, 15 हैं।
तो ये आपके आंसर आ चुका है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन आपको दिया है, ध्यान दें कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के 3 दिन का किराया कितना है। पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया एक नियत संख्या है, मतलब प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। उसके बाद 3 दिन के बाद जो अतिरिक्त दिन होंगे उसके लिए अलग से किराया लगेगा, है ना। तो ठीक है, ये बात समझिए। पहले क्या लिखा है कि एक किराया पुस्तकालय है, उसमें 3 दिन का किराया तो नियत है, मतलब 3 दिन मान लो वो 10 रुपये लेता है तो वो 3 दिन के 10 रुपये लेगा, और 3 से अगर एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसका किराया वो दिन के आधार पर लेगा। तो ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब उसमें क्या दिया है कि एक सरिता है, उसने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। 7 दिनों के लिए उसने पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। और उसके बाद अंगली व्यक्ति का नाम है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो आपको ये बताना है कि नियत किराया क्या है और प्रत्येक दिन का किराया क्या है, ठीक है। तो बात आप समझ गए होंगे। प्रश्न में ये दिया है कि एक पुस्तकालय के 3 दिन का किराया नियत है और 3 दिन के बाद जो भी अतिरिक्त दिन लगते हैं उनका किराया प्रत्येक दिन के आधार पर लगेगा। तो आपको ये बताना है कि नियत किराया क्या है और प्रत्येक दिन के आधार पर एक दिन का किराया क्या है, ठीक है। तो जो आपको बताना है वो मान लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर आखिरी वाला भी 5वां, आपने माना कि नियत किराया X रुपये है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹12 है। तो देखिए, हमने नियत किराया X रुपये मान लिया जो कि 3 दिन के लिए लगेगा, और बाकी अतिरिक्त दिन जो प्रत्येक दिन किराया लगेगा उसको Y मान लिया। और प्रश्न में आपको ध्यान दें कि जो सरिता है वो 7 दिनों के तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो उसने 7 दिनों का किराए के रूप में 27 रुपये दिए। तो उसने किस आधा कैसे दिए होंगे वो हम देखते हैं कि प्रश्नानुसार आपसे बोल रहा है कि प्रश्नानुसार उसने किस प्रकार दिए होंगे वो आप ध्यान से देखें कि उसने 3 दिन का किराया दिया होगा जो कि नियत है, और उसके बाद 7 दिन टोटल उसने किताब रखी। तो 3 दिन का किराया तो नियत के रूप में दिया होगा और बाकी जो 4 दिन बचे हैं वो दिन के आधार पर दिया होगा। तो 3 दिन का किराया जो नियत किराया वो तो हमने X माना, तो वो तो X रुपये उसने दिया होगा। उसके बाद उसने 7 दिन टोटल रखी तो 3 दिन का किराया तो ये हो गया। उसके बाद 4 दिन का किराया उसने दिया होगा बाय एक दिन का बाय दिया होगा। 4 दिन का उसने कितना दिया होगा, 4 बाय दिया होगा, तो उसका टोटल 27 रुपये हो गया होगा। तो ये उसका पहला समीकरण इस प्रकार हमने बना दिया। उसके बाद अगला समीकरण बनाने के लिए एक और व्यक्ति है, सुशी है, वो 5 दिन के लिए 21 रुपये अदा करती है। तो उसका किराया किस प्रकार होगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि पुनः क्या होगा, पुनः प्रश्न अनुसार। तो पुनः प्रश्न अनुसार में आप ध्यान दें, इसने 5 दिन किताब रखी सुशी ने, तो 5 दिन तो 3 दिन का किराया तो उसने 100 रुपये दिया होगा, और 2 दिन का किराया टोटल 5 दिन है दिया होगा 2 रुपये। तो ये आपका समीकरण 2 बन गया होगा। तो ये समीकरण किस प्रकार बने वो आप समझ गए होंगे, क्यों किराया दो रूपों में दिया जा रहा है। एक तो 3 दिन का किराया अलग से दिया जा रहा है, और बाकी जो एक्स्ट्रा दिन है उनका किराया प्रत्येक दिन के हिसाब से दिया जा रहा है। हमने 1 दिन का किराया बाय माना है, और 3 दिन का जो नियत किराया है उसको हमने क्या मान लिया है, उसको X मान लिया। तो इस प्रकार हमारे 2 समीकरण बन गए। अब इन दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, अब समीकरण 1 व 2 को 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 आपको क्या क्या कौन से समीकरण, एक तो X + 4y बराबर 27 दिया है ना, दूसरा दिया X + 2y बराबर 21 दिया है। और ध्यान दें कि इन दोनों समीकरणों में भी x के गुणांक समान है, तो आपको गुणा करके समान बनाने की ज़रूरत नहीं है गुणांकों को। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए घटाने। तो यहाँ पर आप लिखें घटाने पर,
घटाने पर, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, ये 2 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो यहाँ पर 2 बचेगा और y बचेगा। यहाँ पर 21 माइनस का है और 27 प्लस का है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y बराबर आपका क्या आ गया, 6/2 मतलब 3। तो जो y का मान है वो क्या आया आपका, 3 आया। तो 3 क्या है, प्रति एक दिन का किराया, तो 3 रुपये आया प्रति एक दिन का किराया। अब हमको नियत किराया निकालना, तो इस मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप ध्यान दें कि समीकरण 1 से आप y का मान रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, x + 4y, तो 4 और y की जगह तो आपको 3 रखना है और बराबर कितना है, 27। तो यही है आपका समीकरण 1। अब समीकरण 1 को आप देखें तो क्या हो गया, आप आगे हल करेंगे तो 4 × 12 बराबर आपका 27। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 27 - 12, तो x का मान हो जाएगा आपका 27, 12 गए तो आपके बचे कितने, 15। कितने बचे, 15। तो जो 3 दिन का नियत किराया है वो 15 है और बाकी प्रति एक दिन 3 रुपये के आधार से लगेगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, आपको डायरेक्ट अतः करके लिखना है कि अतः 3 दिन का नियत किराया कितना है, x मान आता, तो x बराबर कितना आया आपका, 15 रुपये, व अतिरिक्त प्रतिदिन किराया 3 रुपये है, प्रतिदिन का 3 रुपये। ठीक। अब आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सके, आपको दिया है कि 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखी सूसी ने, है ना, 7 दिनों के लिए रखी, तो उसने 3 दिन का किराया दिया होगा कितना, 3 दिन का किराया दिया होगा उसने 15, ठीक है। और 3 दिन का दिया, 7 दिन तक रखी, 3 दिन का किराया वो दे चुकी 15 रुपये। अब 3 रुपये प्रति एक दिन के हिसाब से बाकी के जो 4 दिन बचे उनका किराया वो देगी। तो 30 चौके 12, तो 12 किराया वो 4 दिन का देगी और 3 दिन का वो 15 किराया पहले ही दे चुकी। तो टोटल 27 रुपये दिए। तो इस प्रकार ये इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। और चैप्टर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा उसका थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने चैप्टर 3 में रैखिक समीकरण के हल के बारे में चर्चा की। तो हल 3 प्रकार की विधियों से हमने हल करना सीखा। तो एक तो विधि थी ग्राफीय विधि, जिस पे हम ग्राफ बनाकर समीकरणों को हल करते थे। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि आई, जिसमें हम समीकरण किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल कर उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते थे। इस प्रकार हम दोनों चरों के मान निकाल लेते थे। तो इसके बाद हमने जो विलोपन विधि अभी हल की, तो विलोपन विधि में हम क्या करते थे कि समीकरण 1 व 2 से एक चर को घटा के या जोड़ के उनके गुणांकों को बराबर करके एक चर को हटा देते थे और दूसरे चर में आपका समीकरण बचता था, तो उससे दूसरे चर का मान निकल जाता था। इस प्रकार हमने रैखिक समीकरणों को हल करने के तरीकों के बारे में चर्चा की। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस चैप्टर को भी समाप्त करते हैं। इसके बाद हम वर्ग समीकरण, जो कि अगला चैप्टर है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, तथा आप इस चैनल के साथ गणित की तैयारी करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।